एक अस्पताल जहां पर मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि इलाज के नाम पर वो महिलाएं उस अस्पताल में गर्भवती हो जाती थी। और ज्यादातर वो महिलाएं वहां पर गर्भवती हो रही थी जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी। जब गर्भवती महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो हर कोई बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर में मैं अपना वहां पर इलाज कराने गई थी और आखिर में ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों इसका खुलासा तब होता है कि जब एक नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है, उसके बाद से काफी ज्यादा हंगामा उठता है। फिर और लोग भी निकलकर सामने आते हैं कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं अपने पति से गर्भवती हुई हूँ। उसके बाद से दोस्तों उस अस्पताल में कम से कम वहां पे सैकड़ों ऐसी महिलाएं निकलकर सामने आती हैं जो उस अस्पताल में जाने से गर्भवती हो जाती है। तो दोस्तों आखिर में वो कौन था जो इन महिलाओं को गर्भवती कर रहा था, प्रेग्नेंट कर रहा था, और अस्पताल में आखिर में ये क्या हो रहा था? तो इस कहानी से हम एक एक करके पर्दा उठाएंगे और बताएंगे उन सैकड़ों महिलाओं को गर्भवती करने वाला आखिर में कौन था। तो चलिए दोस्तों विस्तार से इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है और कैसे आखिर में उस अस्पताल में जाने से महिलाएं गर्भवती हो रही थी और इसका खुलासा कब और कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शर्तिका, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो दोस्तों तो उसे कमेंट में करके जरूर बताया कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। और दोस्तों जिन भाई बहनों ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम मैं एक एक करके वीडियो के अंत में लूंगी कि हमारे जो भाई और बहन है उनका क्या नाम है और उन्होंने हमें कहाँ से कमेंट किया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वीडियो बनाने का मन करता है और ऐसे ही और इसी तरह मेहनत करने का मन भी करता है क्योंकि हमारे दर्शक जब वीडियो देखते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं देंगे तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो आप लोग प्यार देते हो, कमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए और मन करता है कि आप लोगों के लिए दोस्तों और मेहनत करूं, नई नई खबर यहाँ वहां से खोज के लेकर आऊं। तो चलिए दोस्तों इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों का। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में फिरोजाबाद में एक मुस्लिम परिवार रहता है। परिवार के मुखिया अब्दुल हमीद, जिनकी 2 बेटियां एक बेटा होता है। उनकी बड़ी बेटी आलिया की शादी दिल्ली में ही शाहजहांबाद में आमिर से होती है। आमिर दुबई रहकर वहां पर वो काम धंधा करता था, काफी अच्छा काम था। दोनों की शादी जो है वो सन 2016 में होती है। दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छे बीत रही थी। आमिर जो था बहुत ज्यादा स्वभाव से बहुत ज्यादा अच्छा था, एक काफी ज्यादा नेक लड़का था। आमिर 1-2 महीना घर पर रहता है, उसके बाद से वो अपनी पत्नी से मुलाकात करने के बाद वो दुबई चला जाता है कमाने के लिए। फिर वो 1 साल के बाद लौटता है, अपनी बीवी के साथ वो काफी समय बिताता है, वक्त बिताता है। उसके बाद फिर 2 महीने की छुट्टी आमिर की रहती है। आमिर 2 महीने की छुट्टी अपनी बीवी के साथ वो गुजारता है और फिर दुबई चला जाता है। दुबई में जाने के बाद 3 महीने के बाद आमिर को ये पता चलता है आमिर की जो बीवी है आलिया वो गर्भवती है। आमिर जब ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा वो चौंक जाता है, क्योंकि आमिर को घर गए हुए, दिल्ली गए हुए 3 महीना हो जाता है। 3 महीने के बीच में आलिया प्रेग्नेंट नहीं होती है। आमिर के दुबई आने के बाद 3 महीने के बाद आलिया कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। आमिर जो है आलिया के ऊपर शक करने लगता है। आलिया से पूछता है कि आखिर में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मैं तो 3 महीने से यहीं पर हूँ। आलिया अपने शौहर से कहती है कि आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो। आमिर कहता है इसमें समझने वाली क्या बात है, तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो और ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। अब इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा अनबन चलने लगती है। अब देखते देखते जो आलिया है, इधर उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि आलिया जो प्रेग्नेंट हो गई है उसको अपने बच्चे को रखना चाहिए या वो गिरा देना चाहिए। अब इधर आमिर और आलिया के रिश्ते में काफी ज्यादा तनाव हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है और ये जो बात थी बढ़ते बढ़ते परिवार वालों तक पहुंच जाती है। आमिर अपने माँ बाप से
फोन करके कहता है कि जब मैं 3 महीने से जब मैं दुबई में हूँ तो आखिर में मेरी बीवी जो है वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, कैसे वो गर्भवती हो सकती है। आमिर के अम्मी अब्बू भी सोचते हैं कि आमिर की जो बात है वो आमिर तो सही ही कह रहा। अब आमिर के अम्मी अब्बू आलिया के अम्मी अब्बू से मिलते हैं और कहते हैं कि एक बात बताइए, आपकी लड़की का शादी से पहले किसी लड़के से क्या कोई चक्कर चल रहा था। आलिया के अब्बू कहते हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करा। आलिया के अब्बू फिर पूछते हैं कि आखिर में आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो आमिर के माँ बाप बताते हैं कि दरअसल आपकी जो बेटी है वो पेट से है और मेरा बेटा जो है वो 3 महीने से दुबई ही है, तो आखिर में आलिया कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। अब आलिया के अब्बू को भी ये बात समझ में नहीं आती है। अब इसी तरह दोनों के रिश्ते में मनमुटाव हो जाता है। अब जो आमिर है वो अपनी बीवी को तलाक देने का मन बना लेता है, क्योंकि कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और से इधर उधर उसका कोई अवैध संबंध हो। अब आलिया के चरित्र पर एक कलंक लग जाता है। अब जो आमिर है वो आलिया को तलाक दे देता है, कहता है कि तुमने इस नाजायज बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब आमिर और आलिया का तलाक हो जाता है। जब आमिर आलिया को तलाक दे देता है तो जो आलिया वो अपने मायके चले आती है। अब उसके बाद से आलिया के सामने यही एक रास्ता था कि वो इस बच्चे को गिरा दे। अब आलिया निरोधक गोलियां खाकर अपने बच्चे को गिरा देती है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है यही खत्म नहीं होती है। आलिया अपनी किस्मत पर रोती है और आलिया को पता नहीं चल पाता है कि आखिर में इसके बच्चे का बाप कौन है, और वो जानने की उसने ज्यादा कोशिश भी नहीं की कि आखिर में वो प्रेग्नेंट कैसी हुई। वो इसको अपनी किस्मत मानकर वो उस पर संतोष कर लेती है और जो भी उसके ऊपर दुख होता वो सहती। इधर दूसरी तरफ दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि दिल्ली में ही एक जगह पड़ती है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में एक 15 साल की लड़की रहती है जो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी, जो इंटर की छात्रा होती है, यानी कि वो क्लास 12th में पढ़ रही होती है। पढ़ने में लड़की काफी ज्यादा होशियार थी। उसका सपना था कि वो IAS अधिकारी बनेगी, और जो लड़की के माँ बाप थे वो भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा खुश थे और अपनी बेटी की पढ़ाई में हर वो मदद किया करते जो उनकी बेटी को चाहिए होता, क्योंकि उनकी बेटी का जो फ्यूचर था बहुत ज्यादा ब्राइट था। टीचर भी कहते थे कि आपकी जो लड़की है काफी ज्यादा होनहार है, काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। लड़की एक दिन आगे चलकर आप लोगों का नाम रोशन करेगी। अब परिवार वाले जब ये बात सुनते तो उनका जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लड़की का नाम होता है नीतू, जो इंटर में पढ़ रही होती है। एक दिन नीतू को पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है। नीतू दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि नीतू जब स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब नीतू जो है अपनी माँ को ये बात बताती है कि मम्मी मेरी पेट में दर्द हो रहा है। नीतू की मम्मी नीतू को थोड़ा गर्म पानी और फंकी लाकर दे देती है। सोचती है कि हल्की फुल्की दर्द होगी तो ठीक हो जाएगी। आधा घंटा देखने के बाद नीतू के पेट का दर्द वो ठीक नहीं होता है। अब नीतू की मम्मी फिर मेडिकल स्टोर पे जाकर पेट दर्द की दवा लाती हैं और नीतू को देती हैं। उसके बाद से नीतू से कहती है कि बेटा तुम 1 घंटा आराम करो, तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मन करेगा तो तुम स्कूल जाना, वरना आज तुम सारा दिन घर पर ही बैठकर आराम करो। तो जो है वो पेट दर्द की दवा खा लेती है, लेकिन उसके बाद भी नीतू का पेट दर्द ठीक नहीं होता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है नीतू के पेट का दर्द जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। नीतू का पेट इतना ज्यादा दर्द करने लगता है कि वो जोर से रोने लगती है। अब उसकी मम्मी तुरंत भागे भागे नीतू को अस्पताल में लेकर जाती हैं, वहां पर वो भर्ती कराती हैं। डॉक्टर देखते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं। उसके बाद नीतू की मम्मी नीतू को लेकर घर पर चली आती है। 3 महीने के बाद नीतू को पेट दर्द होता है, उसको चक्कर आता है, उसको उल्टियां आती हैं। अब नीतू की मम्मी परेशान हो जाती है कि आखिर में नीतू की तबीयत इतनी ज्यादा अचानक कैसे खराब हो गई। नीतू की मम्मी बगल में ही एक डॉक्टर होते हैं, उनको ले जाकर दिखाती हैं। तो डॉक्टर नीतू को देखते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में इस बच्ची को उल्टी क्यों आ रही है, चक्कर क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो भी सिम्टम्स थे वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। अब डॉक्टर नीतू को एक चेकअप लिखते हैं और कहते हैं कि माता जी आप ये चेकअप करा के मुझे रिपोर्ट दिखाइए। अब डॉक्टर जब नीतू की रिपोर्ट देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी मम्मी को कमरे में ले जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, आपका कहना है कि आपकी बेटी की उम्र 15 साल है और आपकी बेटी 15 साल में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। नीतू की मम्मी जब ये बात सुनती हैं तो कहती है डॉक्टर तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम क्या कह रहे हो और तुम किसके बारे में कह रहे हो सकता है ये जो रिपोर्ट है वो बदल गई हो, आप रिपोर्ट देखिए उसके बाद बात कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैडम धैर्य रखिए, चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है कि मैंने रिपोर्ट सही से देखी नहीं है? ये आप ही की बेटी का नाम नीतू अग्रवाल है ना, सन ऑफ अजीत अग्रवाल। नीतू की मम्मी कहती है
कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरे पति का नाम है। फिर डॉक्टर साहब नीतू की माँ से कहते हैं कि देखिए माता जी, ये तो 100% श्योर है, ये जांच में आया है कि आपकी बेटी जो है प्रेग्नेंट है। उसकी माँ को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में उसकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब नीतू की माँ अपनी बेटी को उसी डॉक्टर के सामने वो झापड़ झापड़ मारने लगती है और पूछती है कि बता तूने के साथ क्या किया है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मैडम, बच्ची को इस तरह डराएंगी धमकाएंगी तो बच्ची और डर जाएगी, उसको प्यार से पूछिए। फिर डॉक्टर साहब भी उस बेटी से पूछते हैं कि बेटा आप समझदार हो, अब बताओ आपके साथ ऐसा किसी ने कुछ किया है, किसी ने आपके साथ जबरदस्ती कुछ किया है? बेटा आप तो गुड टच बैड टच जानती होगी, तो क्या आपको कभी किसी ने आपके साथ बैड टच किया है? नीतू कहती है हाँ सर, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कभी किसी ने इस तरह से टच नहीं किया है, बैड टच कभी किसी ने नहीं किया। डॉक्टर भी नीतू की बात सुन के हैरान और परेशान हो जाते हैं, नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब जो डॉक्टर है उनको ये बात समझ में आती है कि मामला बहुत गंभीर है और वो दिल्ली पुलिस को फोन करके ये सारी बात बताते हैं। दिल्ली पुलिस तुरंत जो है वो अस्पताल पहुंचती है। नीतू की माँ देखकर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, जो बेटी है वो बदनाम हो जाएगी, आपको पुलिस वालों को फोन करने की क्या जरूरत थी, हम आपस में समझ लेते और मेरी बेटी है, मुझे पता है मेरी बेटी के साथ मुझे क्या करना है। पुलिस कहती है कि मैडम देखिए, ये जो केस है अब ये पुलिस केस है, अब मैं आपकी बेटी से हम पूछताछ करेंगे कि आखिर में आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। हमें शंका है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। आपकी जो बेटी है वो इस बारे में खुलकर आपको नहीं बताएगी। उसकी माँ फिर कहती है कि ठीक है, आप ही मेरी बेटी से पूछताछ कीजिए कि आखिर में इसके पीछे किसका हाथ है। अब पुलिस वाले नीतू को बैठाकर उससे प्यार से पूछते हैं कि बेटा बताओ, आपके साथ कभी किसी ने क्या कुछ कोई गलत किया है? आपके साथ कभी कोई गलत तरीके से आपको किसी ने छुआ है या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है? आप तो बड़े हो, आपको तो मालूम होगा। नीतू बताती है कि पुलिस अंकल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में बहुत पहले ही बताया गया है, मुझे पता है। एक तरफ पुलिस वालों को यह भी शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतू कम उम्र में लड़कियां जो बहक जाती हैं नीतू का बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब पुलिस दो एंगल से जांच करती है कि नीतू के साथ क्या किसी ने जबरदस्ती या उसका बलात्कार किया है या नीतू किसी के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया है, नीतू का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे और जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, ना नीतू कोई जवाब दे पा रही। पुलिस जो है इसका जवाब ढूंढने में लगी हुई थी। नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? एक तरफ पुलिस इसको बलात्कार मानकर केस सॉल्व कर रही थी, दूसरी तरफ कि नीतू हो सकता है झूठ बोल रही है, इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। नीतू की माँ से भी पूछताछ की जाती है कि क्या कभी नीतू किसी लड़के से या नीतू का कोई लड़का दोस्त था या नीतू कभी किसी से कोई बात करती थी, आपको कुछ ऐसा पता है? तो नीतू की माँ कहती है कि मेरी बेटी जो है वो इस तरह की नहीं थी, मेरी बेटी और जो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उन लड़कियों का स्कूल है और मेरी बेटी लड़कों में इतना इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र ही अभी क्या है कि मेरी बेटी अभी ये सब के चक्कर में पड़ेगी। पुलिस वाले कहते हैं नहीं मैडम, हमारा काम है हर एंगल से जांच करना, तो हो सकता है कि मैडम कहीं आपकी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो या रहा हो, नीतू ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया हो और वो प्रेग्नेंट हो गई हो। नीतू की माँ कहती है कि अगर सर ऐसा कुछ है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाले हर एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो है नीतू के स्कूल जाती है, वहां पर पता करती है कि कौन कौन टीचर नीतू को पढ़ाते थे और नीतू की दोस्तों से भी वो बातचीत करती है। तो अक्सर जो लड़कियां होती हैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या अपने लड़के दोस्त के बारे में अपने दोस्तों को तो बताती ही है, क्योंकि 2-3 बेस्ट फ्रेंड होती हैं, जिसे पुलिस पूछताछ करती है कि तुम क्या कभी नीतू ने कभी किसी लड़के का जिक्र किया है? तो वो लड़कियां साफ साफ मना कर देती है कि नहीं सर, नीतू इस तरह की लड़की नहीं थी, नीतू कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं कि आखिर में ये बात क्या है, ये माजरा क्या है। ना नीतू के साथ किसी ने बलात्कार किया है, ना नीतू का कोई बॉयफ्रेंड था, ना नीतू ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो आखिर में नीतू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर नीतू की माँ को वो पुलिस थाने बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में आपकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। नीतू की माँ कहती है देखिए, ये जो केस है वो तो आप लोगों के अब पास है, अब आप लोगों का काम है कि इसकी तय तक जाना, ये आप लोगों का काम है। आप लोग तो बड़े से बड़े केस को सुलझा लेते हैं, आखिर में ये केस को आप सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आप सही कह रहे हैं, ये हमारा काम है, लेकिन हम खुद उलझ गए हैं, कुछ हमें जरा तफसील से बताइए कि आप कभी घर से बाहर गई, आपने कभी अपनी लड़की को अकेले छोड़ा। पुलिस जो है नीतू की मम्मी को कम से कम पूरा 12 घंटा बैठाकर उनसे वो लंबी पूछताछ करती है। ये भी पूछती है कि क्या
इधर 3 महीने में आपने कभी अपनी बेटी को अकेले घर पर छोड़ा हो, या आपकी बेटी कहीं अकेले गई हो, या कहीं कुछ ऐसी कोई बात हो, तो आप मुझे बता सकती है, छोटी से छोटी बात भी। तो नीतू की मम्मी कहती है कि हाँ, 3 महीने पहले मैं एक अस्पताल में गई थी, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वहां पर मैंने जाकर दिखाया तो डॉक्टर वहां पर मेरी बेटी को कुछ घंटे डॉक्टर मेरी बेटी को वहां पर रखे थे। उसके बाद से कुछ दवा देकर मेरी बेटी को डिस्चार्ज करती है। पुलिस वाले उस अस्पताल का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, और उस अस्पताल में जाकर छानबीन शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि नीतू का किसने इलाज किया था। चलता है डॉक्टर शहबाज ने नीतू का इलाज किया था। डॉक्टर शहबाज से वो पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। अब वो सीसीटीवी कैमरा को वो खंगारते हैं तो देखते हैं शहबाज अपनी केबिन में नीतू को लेकर जाते हैं, वहां पर उसको बैठाते हैं, दवा देते हैं, और पेट में ज्यादा दर्द थी तो उसको एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद से वो देखते हैं कि जहां नीतू बेड पर लेटी हुई थी वहां का सीसीटीवी चेक करते हैं तो वहां का सीसीटीवी बंद पड़ा मिलता है। वो डॉक्टर से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं कि उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा कैसे बंद हो गया। अब पुलिस वालों का जो शक है डॉक्टर के ऊपर जाता है, और वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे थे, कर्मचारी हैं, जो भी है, सफाई कर्मी है, सब कोई शक के घेरे में होता है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा यह सवाल था कि आखिर में मुजरिम को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि वहां पर एक नहीं, वहां पर मुजरिम के तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं। डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं, कुछ बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ वहां पर सफाई कर्मी होते हैं। इस तरह तमाम लोग थे जो शक के घेरे में होते हैं। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस एक एक लोगों से पूछताछ करती है, एक एक डॉक्टर को बुलाती है, एक एक लोगों से वो घंटों घंटों वो पूछताछ करती है। और फिर बारी आती है सफाई कर्मी की। अब एक सफाई कर्मी को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उससे भी घंटों घंटों पूछताछ करती है। पहले तो वो जो सफाई कर्मी था वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और इस कारण से पुलिस वालों को लगता है कि मुजरिम जो यही है। उस पर वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है कि साहब, मैं डर जरूर गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब उस सफाई कर्मी को छोड़ दिया जाता है। अब वहां पर नर्स होता है, का नाम अमन होता है। अमन से पूछताछ की जाती है तो अमन जो है अपना बार बार बयान बदलता है। उससे पूछा जाता है कि जिस दिन ये लड़की नीतू आई थी, क्या उस दिन तुम ड्यूटी पे थे? तो अमन सीधे सीधे झूठ बोलता है कि सर, मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था। उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि अमन जो था उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद था। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अमन के ऊपर पूरा पूरा शक हो चुका होता है। पुलिस वाले तुरंत अमन को गिरफ्तार करते और थाने लाते, और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसको मारते हैं। तो अमन जो है अपना सच वो कबूल लेता है। वो बताता है कि दरअसल उसी ने ही नीतू के साथ गंदा काम किया था। वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो बताता है कि साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं कुंवारा हूँ। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी महिला को देखता हूँ, तो पता नहीं मेरे मन में क्या होने लगता है। मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना हो जाती है उनको देखकर। मेरा मन करता है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का। जब वो लेटी रहती है तो मन करता है मैं कैसे उनके साथ जाकर शारीरिक संबंध बना लूं। और फिर पुलिस वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा दंग और एकदम हैरान रह जाते हैं। इसके बाद से वो पूछते हैं कि ठीक है, तुमने और लोगों के साथ भी ऐसा किया होगा। तो वो जो नर्स होता है वो कुछ भी बताता नहीं है। फिर उसको मारते हैं। तब वो जो नर्स है वो सारा, अमन जो है वो सारा सच अपना बताता है कि दरअसल उसने एक नहीं बल्कि 50 महिलाओं के साथ उसने यही किया है। जब क्योंकि उसका काम था वहां पर इंजेक्शन देना और उन मरीजों को दवाइयां देना। अब ये क्या करता, इन मरीजों को वो नशे की गोलियां दे देता। उसके बाद से उनके साथ वो जब भी मौका मिलता वो रात में या कैसे भी करके कैमरा बंद करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। वाले अमन से एक एक करके उन मरीजों की लिस्ट मांगते हैं कि जिनके साथ तुमने ये काम किया है। तो उनमें कम से कम कई ऐसी महिलाएं थी जिसके साथ उस नर्स ने, अमन ने इतना गंदा काम किया था। जैसे आलिया का नाम भी आता है जिसका तलाक हो चुका होता है। अब पुलिस जितने भी पेशेंट होते हैं सबको थाने पर बुलाती है और सबसे बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। ये बात लोगों के सामने निकल कर आती है तो हर कोई चौंक जाता है। आलिया जिसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी, आलिया जब ये बात सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है। जो है इसको गिरफ्तार करके बलात्कार जैसे जुर्म में, और पास्को क्योंकि उसने नाबालिग बच्ची के साथ भी बलात्कार किया था, तो पास्को आरोप में उसको आरोपी बनाकर उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है। तो ये घटना आपको कैसी लगी, इस घटना पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अंत में जिन भाई बहनों ने हमें कमेंट किया है उनके कमेंट की बारी है।
पहला कमेंट जिन्होंने किया है रविंद्र वैष्णव जी हैं जो कोटा से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका कमेंट करने के लिए। और जिया जफर जी हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहां से हैं। नासिर खान यूपी से हैं। रईस मिलई कुटला से हैं। मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो इतनी दूर दूर से हैं। तो मोहम्मद यासीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर विजिट किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने दूर से पाकिस्तान से आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत यासिर जी धन्यवाद आपका। दिलीप कुमार है कानपुर मुलंग से। हनी सोलंकी जी हैं, इन्होंने भी नहीं लिखा कि ये किस शहर से हैं। तो आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ।